टीवी में मुजाहिद बिरली आपको खुशामदीद कहता है। और तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो इंटरव्यू दिया था और जो एक चैनल ने तो दिया, लेकिन मुल्की और बैनुल-अक़वामी चैनलों ने और अखबारों ने उसको हेडलाइन बनाया। उसके बाद एक और ये तब्दीली आई कि उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने कुछ फ़र्क से उन्हें जस्टिफाई किया या कहा जाता है कि यू टर्न लिया। लेकिन आज इमरान ख़ान जब दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि इस तरह उसमें तमाम चैनल मौजूद थे, सवालों का जवाब दिया और कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मैंने कॉल दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम आखिर में जब तवातुर से उन पर सवालों की बौछार हुई तो इमरान ख़ान साहब ने कहा इंतज़ार, और फिर कहा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ज़रा देखिए खान साहब ने इसमें क्या कहा। उसके बाद हम अपने मेहमान मोहतरम ज़फ़र हिलाली के पास आएंगे। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माशियत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जी ज़फ़र हिलाली साहब, जब एक सवालों की बौछार हुई आखिर में कुछ आर्मी चीफ़ की तब्दीली के बारे में या उनकी तोसी के बारे में या कुछ और इस तरह के सवाल किए, लेकिन खान साहब ने एक पॉज देकर ये कहा इंतज़ार, और फिर कहा इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। तो बड़ा ये जो कहते हैं ज़ूमानी हमारे उर्दू में जवाब था। आप इस ने जो सुना होगा ख़ासतौर इस जुमले पर, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या पैगाम उन्होंने इस तरह दिया मोहतरम हिलाली साहब? पहली बात तो ये है कि वो बताने चाहते हैं उनके मुखालिफ को कि मैं जो हूँ, मैंने वादा किया है कि लोगों को मैं बुलाऊंगा, इकट्ठा करूँगा और इस्लामाबाद में उनको लाऊंगा, और अब मेरा वक्त आ गया है। और अगर मुझे कोई ठीक ठाक किस्म के जवाब ना मिले, ना अवाम को ठीक ठाक किस्म का जवाब मिले, तो फिर वो कॉल देने की ज़रूरत पड़ेगी और वक्त उसका आ गया है। देखिए, वैसे तो उन्होंने जो आज कहा है, वो कल वो इंटरव्यू में जो कहा था दुनिया पे, वो मेरे ख्याल में बड़ा माकूल बात उन्होंने किया है। हर बात पे माकूल किया है। छोटे वो पहले तो अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो, मगर ग़ुलामी नेचुरली अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे ख्याल में ये सबका असेसमेंट यही है और उनका स्टैंड ये है और मुल्क का भी स्टैंड ये है। दूसरी बात, उन्होंने जो एक्सटेंशन के बारे में कहा था मुजाहिद साहब, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इधर हुआ कि वो सरेंडर कर गया है, वो कंफ्यूज है, ये वो कुछ नहीं। मेरे ख्याल में लोग जो सुन रहे हैं वो कंफ्यूज हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई बाजवा साहब का वक्त जो है, अगर वो इलेक्शन तक नहीं जाता, माने कि अगर वो इलेक्शन के 1-1.5 महीने पहले ख़त्म होता है, तो मैं ये चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन, और ख़ास तौर इसलिए कि ना आसिफ जरदारी साहब को ना नवाज़ शरीफ साहब को ये पावर मिलना चाहिए। उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि उनको ये पावर नहीं मिलना चाहिए कि वो एक नए आर्मी चीफ को अपना मर्ज़ी का ये करें, अपॉइंट करें। लिहाजा बेहतर ये होगा कि ये साहब जो हैं उस वक्त तक चले, उसके बाद एक्सटेंशन हो, और जो एक्सटेंशन इलेक्शन जीतता है वो अपॉइंट करें नए आर्मी चीफ। उनका मकसद ये था कि
वो खुद इलेक्शन इंशाल्लाह उनके मुताबिक जीतेंगे, लिहाजा वो खुद अपॉइंट करेंगे। तो बड़ा अंडरस्टैंडेबल पोजीशन है उनका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि ये सरेंडर कर दिया है, ये वो। कन्फ्यूजन तो है। कन्फ्यूजन ये है कि रिटायरमेंट की डेट है नवंबर, और इलेक्शन वो कहते हैं कि जनाब अगस्त 2023 से पहले नहीं हो सकते, यानी नवंबर तक तो आप हमें चोर कहें, डाकू कहें, या जो भी जिन अल्फाज से भी करें, प्राइम मिनिस्टर तो हम ही हैं और ये हमारा आईनी और कानूनी इख्तियार है जिसके तहत हम आर्मी चीफ का तकर्रुर करें या उसे तौसी दें। और आपको भी इल्म है कि इससे पहले भी उन्हें तौसी दी जा चुकी है, और उसका एक तरीका उन्होंने ये ढूंढा कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हमारे पास क्यों आए, पार्लियामेंट ही आए, पार्लियामेंट ने तौसी दे दी। अब पार्लियामेंट पूरी उनकी है, वो कहेंगे जी बारिशें आ रही हैं, तबाही आ रहा है, बुरहान आ रहा है, 1 साल की तौसी और दे दो, इलेक्शन भी 1 साल बाद हो जाएंगे। तो इसके माने वो तकर्रुरी नहीं करेंगे बल्कि तौसी कर सकते हैं। वो ये तासुर आ रहा है दिलाली साहब, नई तकर्रुरी नहीं, तौसी। देखिए सीधी बात यह है कि अगर वो एक्सटेंशन उस डेट पे देना चाहते हैं जो इसका ये टर्म ख़त्म होता है, तो ये उनकी मर्जी है, वो बैठे हुए हैं। इमरान खान तो सिर्फ ये कह रहा है कि बेहतर होता कि ये 2 लोग जो जाने वाले लोग हैं, जिनका कोई अक्सरियत नहीं होगा, जो इलेक्शन में नहीं आ सकेंगे, पूरी मैं कह रहा हूँ, मुल्क कह रहा है, दुनिया कह रहा है, बेहतर होता कि ये उस वक्त तक ठहरते जब एक नई गवर्नमेंट आएगी और फिर नया गवर्नमेंट अपॉइंट। मगर अगर इनको इतनी जल्दी है और वो अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये रोक तो नहीं सकते उनको। ये एक कॉल दे सकते हैं, उससे पहले ही कॉल आ जाए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए क्या जो हमारे आर्मी जो इस वक्त के जो चीफ हैं, क्या वो चाहेंगे कि इन लोगों उनको अपॉइंट करें और क्या उनको एक्सटेंशन दें? एक्सटेंशन तो कहते हैं कि 1 साल तक और मिल सकता है उनको। अगर वाकई वो चाहते हैं और वो देने के लिए तैयार हैं, तो जो आदमी पावर में नहीं है वो क्या कह सकता है? वो सिर्फ ये कह सकता है कि ये गलत हुआ, 3 एक्सटेंशंस नहीं होने चाहिए। वो यही कह सकता है कि ये लोग इनका रिकॉर्ड देखें, इनका परफॉर्मेंस देखें, और क्या तबाहकुन होने वाला है, तबाह होने वाला है इकोनॉमी को, वो देखें। और ये बैठ के अभी तक ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जो अगर 1-2 महीने और ठहरते तो इलेक्शन का वक्त आ जाता। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है हिलाली साहब, आपने फॉलो किया होगा कि अब जो इमरान खान बयानिया देते हैं उसका रद्द-ए-अमल आता है, और जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो गालिबन इनिशिएटिव लेने से कि ना पोजीशन में, एक सबब ये भी है कि बहरहाल इमरान खान पॉपुलर हैं। अब मसलन जैसे जो अगर उन्होंने परसों जो बयान दिया भी था या उसमें थोड़ी तब्दीली भी लाई, और उनको वो जो मैसेज देना चाह रहे थे वो समझे रहे थे कि गलत मतलब लिया गया, तो आज जो उनका आखिरी लफ्ज़ जो था जब उनको तवातुर से सवालों की बौछार हुई तो उन्होंने कहा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। तो इंतज़ार की घड़ियाँ में आप भी समझते हैं कि मैंने जैसे कहा कि ज़ुबानी बात है, बल्कि पैगाम दिया जा रहा है एक ख़ास वक्त के पस मंज़र में। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उनको बताना है उनका ताकत। ये आदमी की मकबूलियत इतनी हो गई है कि जितना वो बताएं अपना ताकत, उतने लोग मुल्क के अंदर और बाहर इम्प्रेस होते हैं, और उतना इनका मकबूलियत, उनका होल्ड, उनका पॉपुलैरिटी ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये तो बड़ी है उनके लिए, तो बड़ी मुनासिब बात है कि वो बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ही हैज़। तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर 2 बातें एक हैं हिलाली साहब कि आप भी पहले डिस्कस करते रहे कि भाई जब अगर इमरान खान को वाकई निकाला गया था तो फिर वो वापस क्यों लाएंगे। दूसरा ये है कि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि महंगाई तले इमरान खान इतना गैर मकबूल, उसके साथ इतना छोड़ चुके हैं कि इसको कोई बाद में उसको कोई पूछने वाला, रोने वाला नहीं होगा। गालिबन वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब ऑप्शन मतलब ये कि उनके लिए मुश्किल ये है कि वो अपनी जो कर चुके हैं वो इमरान खान के साथ, और जो उसे पता है कि उसका क्या किया गया है, तो उसमें गालिबन कोई
कुछ अमेरिकन्स भी आए थे जो मेरी इत्तलात के मुताबिक है, उन्होंने भी कुछ बीच में पढ़े। और आपको इल्म है कि बहरहाल वाशिंगटन का रोल तो ख़त्म नहीं होता, वो जद्दा का भी रोल ख़त्म नहीं होता। तो ये हम समझें कि और मेरा ख्याल ये है कि मेरे हालांकि एक दोस्त सवाल कर रहे थे इमरान खान से, कुछ बातें इमरान खान के मुंह में डाली जा रही थी, हो सकता है उन्होंने उसका जवाब भी दिया हो, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मसला जो गुत्थी है सुलझ गई है या और उलझ गई है, द थिंग इज रिजॉल्व और इसमें बिकम और मोर कंफ्यूज्ड। नहीं, आप मेरे ख्याल में आप माफ़ करिए, आप शायद खुद नहीं कंफ्यूज्ड हैं, मगर थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। आपने कहा कि ये वापस क्यों लाएंगे अगर उसको निकाला, ये नहीं वापस उसको ला रहे हैं, वो खुद अपने ताकत से वापस आ रहा है। ये बड़ा फ़र्क है। ये इनके पास वीटो नहीं है कि ये आदमी वापस आएगा, वो आदमी आएगा अपने स्ट्रेंथ पे और मकबूलियत। ये हमने कभी उस वक्त केटर नहीं किया था। तो जब उस वक्त उसने निकाला और आप कहें कि ये वापस आएगा, मैंने कहा कि भाई ये क्यों वापस आएगा, उसको निकाला इसलिए नहीं कि वापस लाने, मगर अब वो खुद वापस आ रहा है अगेंस्ट देयर विशेस, उनकी खुशी के मुताबिक नहीं, उनके मर्जी के खिलाफ वापस आ रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा विज़िट है। हालांकि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि रॉबिन राफेल जो है शी हैज़ नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, हमारा पुरानी दोस्ती है और हम कब से उनको जानते हैं, ये और वो। क्या बात भाई, वो जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक स्टॉलवर्ट है, क्लिंटन की पर्सनल दोस्त है, बाइडेन उसको जानता है, ओबामा भी उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है, यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है, पाकिस्तान उसका रिमिट में था, उसके डायोसीज में था। मुझे उसने इधर आके मिलती थी, मुझे उसने बताया कि एक ज़माने में जितना एड पाकिस्तान को जा रहा था और किस प्रोजेक्ट के लिए उसको टिक करना पड़ता था, उसको बताना, अग्री करना पड़ता था। तो ये जो औरत है ये ऐसे एक्सीडेंटली इधर नहीं आ गई। उसका ये नहीं है कि उसका प्लेन रुक गया था एयरपोर्ट और उसने फ़ोन करके किसी दोस्त को मिली, वो इसलिए आई है कि वो मैसेज नहीं लाई है। ये ठीक बात है, मैसेज नहीं लाई है, मगर मैसेज वापस ले जाने के लिए और असेसमेंट वापस ले जाने के लिए वो ज़रूर आई थी। वो जाके उनको बताएगी कि मैं पाकिस्तान जानती हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों से बात की हूँ, मैंने उसका पल्स देखा है नेशन का, मैंने इनसे बात की है, इनसे मिली है, इसके साथ ये रिपेयर करना चाहता है रिलेशनशिप, ये हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन रखना चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैसेज वो वापस ले जा रही है। अब जब ये मैसेज वो वापस ले जा रही है और अमेरिकन चाहते हैं कि ऐसा मैसेज हो और वो देख सकते हैं कि पॉपुलर है डेमोक्रेटिकली, तो मुझे आप बताएं उनको क्या ज़रूरत है उन लोगों के साथ टिकना जो जीत ही नहीं सकते इलेक्शन, जो चोर कहा जाता है उनके ना, हर उनको जिधर वो जाते हैं चोर चोर के क्राइज आते हैं। वाई शुड अमेरिका वांट टू बी फ्रेंडली जो एक अनपॉपुलर आदमी है, जिसका रेपुटेशन नहीं है, ख़त्म हो गया है। अगर मैं हिलाली साहब, अगर मैं इस तरह आपसे कंक्लूड कराऊं कि आप इल्म है कि 1985 से कम बल्कि 77 में कहूँगा, 35 ईयर से एक वक्फा छोड़कर पावर में यही दो पार्टियां रही हैं और इन पार्टियों ने ब्यूरोक्रेसी में, सिविलियन, मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट के तारों में बड़े इन्होंने बच्चे पैदा किए, जो जवान हुए, जो बल्कि रिटायर्ड हो गए लेकिन अभी भी अपने अपने ओहदों पर कायम है। यानी एक पूरी एक वो उनकी, मैं वो इस्तेमाल कोई और नहीं करूँगा इनके बारे में, वो मौजूद हैं जो इनको सहारा दिए हुए हैं। यानी हमारे यहाँ एक स्टेटस को की पॉलिटिक्स रही ना, एक बार दूसरी बार, और ये इसलिए भी रही कि वाशिंगटन और जद्दा और दीगर इदारे भी समझते हैं कि उन्हें वो सूट करता है। तो इसलिए हमें ये जो खदशात होते हैं कि इमरान खान जो कहता है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और मैं आऊँगा, तो वो फिर जो एक खुदा ना करे एक तसादुम की बात, एक बहुत खौफनाक कन्फ्रंटेशन की बात सामने आती है। और ये शायद कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को सामने रखा जाए लेकिन उसके अंदर से उसकी जो रूह खींच ली जाए या जो उसका जो वो कर लिया जाए। यानी कि ये मुझे है कि स्टेटस को की कुव्वतें अभी तक इतनी पावरफुल हैं
वो जो हमारे यहाँ 40 साल से वन अनदर वे रूल कर रही हैं या करती रही हैं, और अब इमरान खान उसको तोड़ चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ ये है मुजाहिद साहब कि हमारी इकोनॉमी नियर कोलैप्स है। ये डिफ़ॉल्ट हम कर गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और ये लोग जो हैं 50% पाकिस्तानी बॉन्ड्स डिस्काउंट हो गए हैं। इसका मतलब जो आप किसी से पूछ लें, मतलब है कि कोई हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज मुजाहिद साहब डॉलर आपको 250 रुपये के लिए मार्केट में नहीं मिलेगा। आपके लेटर्स ऑफ क्रेडिट खत्म हो गए हैं, कोई देता नहीं है, आपको फौरन पेमेंट चाहते हैं, मंथली 3 मंथली, कोई ठहरने के लिए तैयार नहीं है। अंडरस्टैंड कि ये लोग, ये दो पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट मिल के इस इकोनॉमी के हालत को टर्न अराउंड नहीं कर पाए, नहीं कर सके, और ये फ्लड आके तो और भी ख़त्म कर दिया है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पे ये लोग जो पॉपुलर भी नहीं है वो चाहेंगे कि वो पावर में रहें? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं वो खुशी से छोड़ना चाहिए उनको पावर, और छोड़ेंगे वो तो, बल्कि फेंकेंगे, कहेंगे ले जाओ। ऐसे मौके पे हम क्यों आए पावर में? हम तो फेल्ड हैं, हम कर नहीं सकते कुछ। अब इसके ये साहब जो हैं, अब ये साहब जाएं, अपनी रिलेशनशिप रिस्टोर करें, स्पेशल लेंडिंग लें, चीन को जाएं। चीन तो नाखुश है आपसे, उसकी रिलेशनशिप को थोड़ा सा जाके उसको मरम्मत करें उधर। लेकिन लास्ट वो चाहेंगे चले यार, ये अपना ये जो अरबों की जायदादें, अपनी विरासतें, अपना सब, ये सब कैसे छोड़ देगा कोई खुशी खुशी? मैं पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। इनके जायदादें, इनके तो बाहर हैं मुल्क के, इनका कोई नहीं, कुछ नहीं जाता। ये दो खानदान का, इनका कुछ नहीं जाता। मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और गुफ्तगू वहीं ख़त्म हो रही है कि जहाँ से अभी भी वो जो कहते हैं सवाल, हर सवाल के जवाब में नए सवालात उठ रहे हैं, और सूरत हाल ही ऐसी गंभीर है और संगीन है, और यकीनन मैं और ज़फ़र हिलाली साहब नहीं चाहते, इसीलिए हम कुछ गार्डेड लफ्ज़ में गुफ्तगू कर रहे थे कि मुल्क का मसला है, फ्यूचर का मसला है, कौम का मसला है, मुल्क का मसला है। शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। और एक मसला देखिए, अभी बारिशें तो थी ही कि डेंगू हमला आवर हुआ है, और इस तरह हमला आवर हुआ है कि कराची में कहते हैं जी जो बड़े बड़े अस्पताल खोलने के दावे किए गए थे, वहाँ बेड कम हो गए हैं, अमवात बढ़ रही हैं, सारे मुल्क में फैल गया है। तो गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद डेंगू पर। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा कि एक और नागहानी आफत यानी डेंगू हम पर हमला आवर हुआ है, और जब भी बारिशें होती हैं, बदकिस्मती से जब गटर उबलते हैं, सड़कों पे पानी जमा होता है, ठहर जाता है, तो मच्छर की एक ख़ास किस्म जब, और जो ये भी नहीं इल्म होता कि आम मच्छर है कौन सा, और उससे जो काटते हैं, मैं खुद उससे भी गुजरा हूँ, वो जो है वो बड़ी तेज़ी से ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ गंदगी के ढेर होते हैं या नाले होते हैं, पूरे सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में फैली है, बल्कि सारे मुल्क में फैल गई है। और ये जो डेंगू फैली है, इससे इस बड़े पैमाने पर कराची में कि कहते हैं जी बेड कम पड़ गए हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और हेल्थ ने भी करा। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी PMA मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो हर साल ही बारिशें होती हैं, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं कि डेंगू आ गया, और यही जो मसाइल हम सुन रहे हैं आज कि प्लेटर नहीं है, तो ये हुकूमत को तो आमतौर पर तैयार रहना चाहिए, बल्कि उनके डिपार्टमेंट्स को तैयार रहना चाहिए। करोड़ों के उनके बजट हैं,
तो आखिर ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैंने कहा ना कि कोई नागहानी से नहीं कह सकते जैसे बारिश आए, डेंगू तो हर साल ही आ रहा है ना डॉक्टर कैसर सज्जाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम कभी भी तैयार नहीं रहे हैं किसी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर के लिए। हम बस उसी वक्त करते हैं। मुझे अभी आपने नाम लिया कि इदारा भी मौजूद है, और इदारे जो है इसको पहले से क्यों नहीं तैयारी करते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि जैसे ज़लज़ला आया 2005 में और 2010 में जो सैलाब आया, उस वक्त जब टेंट बहुत सारा जमा हुआ, उस टेंट वो कहाँ गया टेंट? उस टेंट को तो अपने पास वेयर हाउस में रखना चाहिए। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है फ़ौरन टेंट निकाल लेना चाहिए। अब हुआ क्या यहाँ पर, तो इस दफ़ा जो सैलाब आया, लगता ये था कि शायद मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता लगा, यहाँ तक कि शायद हुकूमत को भी नहीं पता लगा। फिर बाद में जब पता लगा तो फिर लोगों ने टेंट मांगना शुरू किया। फिर ये पता चला कि जी टेंट कौन बनाता है, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें काफ़ी टाइम गुजरा, काफ़ी देर तक जो फ्लड इफेक्टीज हैं वो रोड पे वैसे ही पड़े रहे, बगैर छत के, बगैर आसमान के तले नीचे पड़े रहे, खुले आसमान के नीचे। तो ये हम इल प्रिपेयर्ड होते हैं, हम एड हॉक बेसिस पे सारा काम करते हैं। और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि इस सैलाब में हम कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आया कि जी हम पहले से तैयार हैं, जबकि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बता भी दिया था कि इस दफ़ा कितनी बारिश होगी और कहाँ होगी और कब होगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे सीखते हुए हमें आइंदा के लिए हम इस तरह की बातें ना करें। मैं समझता हूँ कि हमें पहले से तैयार होना चाहिए, और जो ये टेंट है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर में रख सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम फौरी तौर पे हम कुछ लोगों को सेटल डाउन तो कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हम मोटिवेट करें, या वॉलंटियर्स हों या बहुत सारे NGOs हैं, फिर गवर्नमेंट खुद भी वो करती है। और मैं समझता हूँ यहाँ तो सबसे ज़्यादा काम हमारी फ़ौज करती है, और फ़ौज के पास सारी चीज़ें भी हैं, हमारी हुकूमत के पास सब चीज़ें नहीं होती। डॉक्टर साहब, इस दौरान जो मैं क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ इसलिए वो टर्म भी मेरे सामने, जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो गिरने लगते हैं। नॉर्मली 2.5 लाख होते हैं, फिर कहते हैं कि जी 1.5 लाख होते हैं, और गालिबन 1 लाख के करीब जब हों तो इसके मायने फ़ौरी तौर पर हमें रुजू करना चाहिए डॉक्टर से, बल्कि उसके बाद और मज़ीद करें तो अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो उसको फेस कर गया हूँ। अब कहते हैं जी वो कम पड़ गए हैं, ब्लड देने वाले लोग नहीं हैं, और वो क्यों ब्लड दें? क्योंकि मेजॉरिटी जो है बेचारे गरीब लोगों की है या दरमियाना तबके के लोगों की है, और जब प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाएंगे, इवन बेड नहीं है, इसीलिए अमवात बढ़ रही हैं। तो ये जो बड़े संगीन इशू हैं, वो दवाओं का तो एक अलग इशू है कि जी वो भी महंगी हो गई हैं। फिर जो टेस्ट होते हैं उसमें भी मैंने सुना है ये कि नॉर्मल टेस्ट की जगह डिफरेंट टेस्ट होता है। जब लिख देता है कि जी डेंगू टेस्ट, तो वो 300 वाला टेस्ट शायद 2000 से ऊपर का पड़ जाता है। डॉक्टर साहब देखिए, इसमें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है मुजाहिद भाई कि सबसे पहले बिगनिंग ये है कि हम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो कम एक्सपीरियंस के लोग हैं, वो डायरेक्ट जो है वो मरीज़ को जिसको बुखार है उसको डेंगू टेस्ट लिख देते हैं। जो एक डेंगू टेस्ट होता है और उसमें आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है। इसमें CBC कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ताकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की तादाद का पता चल जाए। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो फिर आपको होशियार होना चाहिए और रोज़ाना प्लेटलेट्स को टेस्ट करना चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि आपके तवज्जुह से तमाम लोग ये सुन लें कि मैंने जो मालूम किया लैब से कि ये CBC कराने में तकरीबन कोई 600 लेता है, कोई 700 लेता है, कोई 750 लेता है। इसी तरह से जो सिर्फ प्लेटलेट्स के टेस्ट कराने के लिए 300, 400, 200 इस तरह के खर्चा आता है। लेकिन अगर आप डेंगू का टेस्ट लिखते हैं तो 2100 से लेके 2500-2600 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। तो लिहाजा डेंगू का टेस्ट डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। एक तो ये हो गया कि मरीज के ऊपर खामखा बर्डन जो है नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन आपको प्लेटलेट्स रिप्लेस किया जाए। आपको
मेगा यूनिट लगाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिसाइड करता है डॉक्टर कि इस वक्त इसकी कितनी प्लेटलेट्स कम हुए हैं और उसके साथ सिम्टम क्या है। अगर उसके साथ साथ सिम्टम भी डेवलप होने के चांसेस है या हो रहे हैं तो फिर आपको प्लेटलेट्स लगाने चाहिए। तो एक तो ये कि मिस यूज़ ऑफ प्लेटलेट्स और मिस यूज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ये नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि हमारे पास खून देने के लिए एहतियात का बड़ा फुकदान है। इस वक्त खासकर मैं ये देख रहा हूँ कि मेगा यूनिट्स की कमी है। मेगा यूनिट्स कैसे निकलता है कि जो खून देते हैं हम, डोनेट करते हैं, उस खून में से ये अज्जा प्लेटलेट्स निकाल लिया जाता है और वो पूरा खून नहीं दिया जाता बल्कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है उस आदमी के जिस्म में जिसका के प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं। तो इस वक्त आपके तवज्जुह से मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन यहाँ एक रिक्वेस्ट आपके ज़रिए एक और करना चाहूँगा कि प्लेटलेट्स और ये टेस्ट, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे यहाँ, चाहे वो शहर में हो चाहे वो फ्लड इफेक्टिव जगह पे हो या कहीं पर भी हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि इस पे कोई खर्चा नहीं लेना चाहिए, बहुत कम डॉक्टर साहब आपने तो रिक्वेस्ट मैं अमूमन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को जहमत देता रहा हूँ जब कोरोना होता है या कोई और आमतौर पर ज़रा मैं बेतकल्लुफ़ी से काम लेता हूँ कि डॉक्टर साहब डॉक्टरों से या वकीलों से या हम लोग भी अगर हुए इनसे मैं मुफ्त मशवरे लेता हूँ। तो इन्होंने 2 मशवरे दिए हैं कि एक तो फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट नहीं कराएं बल्कि नॉर्मल टेस्ट कराएं, और उनका ये भी कहना था कि 150 अगर प्लेटलेट्स हो तो रुजू करें। और फिर दूसरा उन्होंने हुकूमत से ये कहा कि जनाब ये लोगों से इस तरह पैसे नहीं लिए जाएं, उनका मुफ्त इलाज होना चाहिए। जबकि इस बड़े पैमाने पर कम से कम सिंध हुकूमत दावा करती है कि वो सेहत के शोबे में काम किया। और हाँ, आज वज़ीर सिंध ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि मुतासिरीन के लिए क्या काम हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि बेशुमार फलाही इदारों और सियासी जमातों और हुकूमत की कोशिशों के सड़कों पर बैठे हुए बारिश से मुतासरा लोग यही कहते हैं कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन जो सैलाब या बारिशी रेले आए हैं सारे मुल्क, ख़ास तौर पर सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। लाखों की घरों से बेदखली, हज़ारों की हलाकत, और कहते हैं कि 30 से 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इमदाद आ रही है लेकिन क्या वो पहुंच रही है मुल्की गैर मुल्की? आज वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर बड़े तफसील से इस पर रोशनी डाली। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर मौजूद हैं। ज़िले, हम आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पैमाने पर गैर मुल्की इमदाद की खबरें भी आ रही हैं। हम सईद गनी साहब रिसीव भी कर रहे हैं, खुद सीएम साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इवन एक बार तो कश्ती भी उनकी फंस गई थी बीच में। लेकिन एक तो मुतासरीन की तरफ से ये कहना कि कुछ नहीं मिला, दूसरे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं लगता। अलखिदमत हो, सैलानी हो, जेटीसी हो, इनको आप देख रहे हैं कितने लोग दिल खोल कर सामान के पहाड़ लगे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? और गवर्नमेंट क्या सबब है कि इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही इमदाद को मुतासरीन को तक पहुँचाने के लिए? दिल्ली जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत सिंध है, ये इनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने में नहीं आ रही है, वो नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए बार बार वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, वो मीडिया के सामने आते हैं और अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं। करोड़ों डॉलर जो है वो गैर मुल्की इमदाद आ चुकी है। पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो दिल खोल के इमदाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके दूसरा पहलू देखें तो जो मुतासरीन है, सैलाबज़दगान है, उन तक कोई इमदाद नहीं पहुँची है। ना उन तक राशन पहुँचा है, ना उन तक टेंट पहुँचे हैं। 2 हफ्ते के बाद सर्दी की शदीद लहर शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक जो है वो खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। आज भी मंशर झील के बारे में उन्होंने कहा कि पानी उसका उतर रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पानी उतर रहा है इसमें सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, बल्कि वो कुदरती तौर पे जो है वो पानी दरिया के अंदर जा रहा है, समंदर के अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से वो कम हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं करी है कि जो देहात जो है वो सफ़े 80 से मिट चुके हैं, जो सड़कें टूट चुकी हैं, जो डैम जो है वो इसमें शिगाफ पड़ चुका है, ये वो कितने अरसे में ठीक करेंगे, इसमें कितना वक्त लगेगा।
अच्छा, लेकिन दूसरा जिले उन्होंने इससे भी ये भी ज़्यादा नहीं अहम बताया। बात यह है, जिले हैदर, इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये दुरुस्त है कि कहते हैं कि देने वाला हाथ जो है नज़र ना आए, लेने वाले हाथ को जो कुछ, लेकिन अगर ये हमारे तमाम वज़ीर, ये अरकान असम्बली वाकई इमदाद पहुँचा रहे हैं, क्योंकि एक साइकी भी है कि अगर आप दिया भी जाए, मैं माजी में देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं, वो कहते हैं नहीं मिला। मेरा ख्याल ये है कि फिर उनको बाकायदा टीवी पर, स्क्रीन पर दिखाना चाहिए कि हमारे वसान साहब या खोड़ो साहब या फलां, एक लाइन लगी हुई है 500 लोगों की, उन्हें बाकायदा राशन दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं हाँ मिला, तो ये वाला तो सिलसिला ख़त्म होगा ना। एक प्रोपेगेंडा जो हो रहा है नहीं मिला नहीं मिला, और हम भी इस बयानिए में शामिल होकर इस पे हुकूमत पर तनकीद करने लगते हैं। देखिए मेरे साथ ये बातें जो हैं कि मंजूर वसान हो या निसार खोड़ो हो या दूसरे मैं नाम लिया मेरे दोस्तों का, ये जस्ट नेम इट, यानी ये कहने का मकसद था मेरा। जी जी, ये जिनके भी इनके जो एमएनए एमपीए हैं या जो इलाकाई जिम्मेदार हैं, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते। वो जो गए हैं, उनके जो बयानात मंजर आम पे आए हैं वो बाकायदा खेज हैं। वो सिर्फ हंसी आती है उन बयानात सुन के। जैसे मंजूर वसान है, वो कहते हैं कि मुझे वीनस नजर आता है ये। तो इसी तरह जो टेंट है वो उनके अपने घरों के अंदर लगे हुए हैं, उनके अपने घरों के स्टॉक में रखे हुए हैं। राशन लोगों को तकसीम नहीं हो रहा, कोई डाटा इनके पास नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो, अब तक आपके पास कोई फिगर नहीं है कि कितने लोग जो हैं उनके घर तबाह हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, कितनी डेड बॉडीज हैं, कितने लोग जो हैं वो बह चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसका कोई भी तखमीया अभी तक नहीं लगाया जा सका है। सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जो सलाब जदगान यहाँ पे कराची आए हैं, यहाँ कराची ठहरे हैं, उनको कोई भी उनका डाटा जो है वो अब तक आपने दुरुस्त कहा जिले हैदर, लेकिन बहरहाल हमारी फिर भी ये कोशिश होगी कि हुकूमत से एक मस्बत पैगाम ये जाए कि वाकई अगर इमदाद आप पहुँचा रहे हैं तो उसको अब अगर वक्त आ गया है कि आप दिखाएं, बताएं स्क्रीनों के ज़रिए, ताकि ये लोग ये ना कह सकें जिनको मिल भी रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।